जो भी लोग इस वक्त बैठकर ये डीप डाइव सुन रहे हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही अजीब लेकिन सच बात से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है। हाँ, मतलब अगर कोई इस वक्त आराम से कुर्सी पर बैठा है ना, तो विज्ञान के हिसाब से वो इंसान उस कुर्सी को असल में छू ही नहीं रहा है। सही कहा। सुनने में ये भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मजाक लगे, लेकिन विज्ञान के अनुसार कोई भी इंसान हवा में कुर्सी के बहुत ही मामूली सा ऊपर बस तैर रहा है। मतलब जो फोन इस वक्त हमारे हाथ में है, वो भी असल में हमारी त्वचा को बिल्कुल नहीं छू रहा है। बिल्कुल नहीं छू रहा। हम ना हमेशा इस बात को सच मान लेते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया वैसी ही है जैसी वो हमें दिखाई देती है। हाँ, जैसे बेडरूम का बिस्तर हो गया, दीवारें हो गईं या फिर अलमारी। जी, ये सब देखने में बहुत ठोस लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका एक निश्चित आकार और वजन है। लेकिन आज ना हमारे पास जो बेहतरीन नोट्स और क्वांटम भौतिकी के कुछ आर्टिकल्स हैं, उनके आधार पर हम इसी वास्तविकता की जड़ों तक जाने वाले हैं। जी, और इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत ही सीधा सा है। वो ये समझना है कि जिसे हम ठोस दुनिया मानते हैं वो असल में वैसी बिल्कुल भी नहीं है ना? एकदम सही। भौतिकी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारी इंद्रियां हमें हर पल धोखा देती हैं। हाँ, क्योंकि जो दिख रहा है वो सच है ही नहीं। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले हैं कि चीजें सूक्ष्म स्तर पर कैसी दिखती हैं, बल्कि हम इस बात की तह तक जाएंगे कि बुनियादी स्तर पर चीजें वैसी क्यों हैं। तो बिना किसी भारी भरकम वैज्ञानिक शब्दावली के हम आज इस भ्रम को डीकोड करने वाले हैं। जी, विज्ञान ने बार बार ये साबित किया है कि हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी है वो एक बहुत बड़े भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए इसकी परतें खोलना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब हम कहते हैं कि चीजें ठोस नहीं है, तो ये बात सीधी तरह से गले नहीं उतरती। वो तो है, आम इंसान के लिए ये मानना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर कोई अपने हाथ से लकड़ी की मेज को जोर से ठोकता है तो हाथ में चोट लगती है ना, दर्द महसूस होता है ना। हाँ, दर्द तो होता ही है। तो वो मेज ठोसी तो हुई, लेकिन हमारे स्रोत हमें एक अलग ही कहानी बताते हैं। जी, हमारे सोर्सेस के अनुसार ब्रह्मांड की हर एक चीज, चाहे वो बेडरूम की दीवार हो, पानी का ग्लास हो या खुद हमारा शरीर हो, सब कुछ एटम्स यानी परमाणुओं से बना है। और यहीं पर वो बात आती है जो सच में किसी का भी दिमाग घुमा सकती है। बिल्कुल। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक एटम का 99.999% हिस्सा पूरी तरह से खाली होता है। अरे बाप रे, मतलब लगभग पूरा का पूरा ही खाली है। जी, और इस भारी भरकम प्रतिशत को दिमाग में बैठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमारे स्रोत में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। अच्छा, क्या है वो उदाहरण? कल्पना कीजिए कि हम एक एटम को जूम करके इतना बड़ा कर दें कि वो एक विशाल फुटबॉल स्टेडियम के आकार का हो जाए। एटम का सारा वजन उसके केंद्र में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। सही कहा। तो उस विशाल स्टेडियम के ठीक बीचों बीच मैदान के सेंटर पॉइंट पर वो न्यूक्लियस रखा है। ठीक है। अगर एटम स्टेडियम जितना बड़ा है ना, तो वो न्यूक्लियस सिर्फ एक छोटी सी मक्खी या कह लें एक चने के दाने जितना होगा। क्या आप बात कर रहे हैं? एक खचाखच भरे जा सकने वाले इतने विशाल फुटबॉल स्टेडियम में सिर्फ एक चने का दाना? जी, बस उतना सही। तो फिर बाकी का पूरा स्टेडियम क्या है? बाकी पूरा स्टेडियम लगभग शून्य है, एकदम खाली। और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है जो चक्कर लगाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं ना, वो उस स्टेडियम की सबसे ऊपरी और सबसे दूर की सीटों के पास कहीं बहुत तेजी से घूम रहे होंगे। मतलब मैदान के बीच में रखे उस चने के दाने और उन ऊपरी सीटों के बीच का जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो एकदम खाली है, वहां कोई पदार्थ है ही नहीं। एकदम सही समझा आपने। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार पार्टिकल्स को एक दूसरे से टकरा कर समझने की कोशिश की थी कि एटम के अंदर क्या है, तो उन्होंने यही पाया था। अच्छा, क्या पाया था उन्होंने? यही कि ज्यादातर पार्टिकल्स बिना किसी चीज से टकराए सीधे आर पार निकल गए। उसी से ये साबित हुआ कि जिसे हम ठोस मानते हैं वो असल में भीतर से पूरी तरह खोखला है। ये कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। मतलब अगर मैं अपने शरीर के एटम्स को देखूं तो मैं मूल रूप से खाली जगह का एक चलता फिरता ढांचा हूं। बिल्कुल, हम सब ऐसे ही हैं। मेरी हड्डियां, मेरा खून, मेरे कपड़े, सब कुछ 99% खाली है। लेकिन ना, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठ रहा है। जी, पूछे। अगर मेरा शरीर इतना खाली है और मेरे बेडरूम की जो दीवार है वो भी एटम से बनी होने के कारण 99% खाली है, तो फिर जब कोई इंसान दीवार की तरफ चलता है तो वो सीधे उस दीवार के आर पार क्यों नहीं निकल जाता? मतलब दो खाली चीजें तो एक दूसरे के बीच से आराम से गुजर जानी चाहिए ना, जैसे दो धुएं के बादल एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये वास्तविकता के हमारी समझ को चुनौती देता है। हाँ।
तो ऐसा होता क्यों नहीं है? इसका जवाब ना खालीपन में नहीं बल्कि भौतिकी के सबसे शक्तिशाली बलों में से एक में छिपा है। कौन सा बल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब हम कहते हैं कि दो ठोस चीजें आपस में टकरा रही हैं, जी। तो असल में वो भौतिक रूप से कभी एक दूसरे से टकराती नहीं है। मतलब बिल्कुल भी नहीं? जी नहीं। आपको याद है अभी हमने बात की थी कि एटम के सबसे बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन्स जो स्टेडियम की सबसे ऊपरी सीटों पे घूम रहे हैं, ठीक वही। सभी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और चुंबक का एक बहुत ही बुनियादी नियम है जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी दूर धकेलते हैं। एकदम सही। तो जब कोई इंसान दीवार की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ दीवार पर रखता है तो असल में क्या होता है? उसके हाथ के एटम्स के बाहरी इलेक्ट्रॉन्स दीवार के एटम्स के बाहरी इलेक्ट्रॉन्स के करीब आते हैं। अच्छा। लेकिन वो कभी एक दूसरे को छू नहीं पाते। जैसे ही वो बहुत करीब आते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक बहुत ही शक्तिशाली अदृश्य मैग्नेटिक दीवार की तरह काम करने लगता है, जो उन्हें एक दूसरे से दूर धकेलता है। बिल्कुल। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम कभी किसी चीज को असल में छूते ही नहीं हैं। हम सिर्फ उस रिपल्शन को, उस धकेलने वाले बल को महसूस कर रहे होते हैं। तकनीकी रूप से यही सच है। कोई भी कभी किसी चीज को नहीं छूता। अरे बाप रे! तो जब मेरे दिमाग को लगता है कि मेरे हाथ ने कुछ ठोस छुआ है, तो वो बस उन दो सतहों के बीच की मैग्नेटिक टक्कर होती है। जी, बस वही। त्वचा के जो नर्व्स हैं वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विरोध को पकड़ते हैं और दिमाग को सिग्नल भेज देते हैं कि भाई यहाँ कुछ ठोस है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्तर पर हाथ के एटम्स और दीवार के एटम्स के बीच हमेशा एक खाली जगह बनी ही रहती है। बिल्कुल, हमेशा। ये तो सच में किसी को भी हैरान कर देने वाला तथ्य है। अगर इस लॉजिक को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो ये हमारे शुरुआत वाले उस विचार को साबित कर देता है। कौन सा विचार? यही कि जो भी इंसान अभी आराम से कुर्सी पर बैठकर या सोफे पर लेटकर ये चर्चा सुन रहा है, वो असल में उस फर्नीचर को छू ही नहीं जाए। एकदम सही। उसके शरीर के इलेक्ट्रॉन्स और कुर्सी के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को लगातार दूर धकेल रहे हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींच रहा है और कुर्सी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें ऊपर धकेल रहा है। जी। और इन दोनों बलों के बीच के संतुलन के कारण ही इंसान तकनीकी रूप से हवा में कुर्सी के बहुत ही मामूली ऊपर तैर रहा होता है। क्या बात है! एक तरह से हम सब मंडरा रहे हैं। ये बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। हम एक अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुशन पर बैठे होते हैं और ये सिर्फ बैठने तक सीमित नहीं है। अच्छा, और भी चीजों में होता है ऐसा? अरे बिल्कुल। जब कोई खाना खाता है तो वो खाना कभी उसकी जीभ को नहीं छूता। जब कोई जमीन पर चलता है तो उसके जूते कभी जमीन को नहीं छूते। बाप रे! हर जगह हर पल बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आपस में टकरा रहे हैं और हमारे दिमाग को स्पर्श का ये शानदार भ्रम दे रहे हैं। जी, हम बस मैग्नेटिक फील्ड से लड़ रहे हैं। बेडरूम में बैठे हुए किसी भी इंसान का नजरिया इस बात से पूरी तरह बदल सकता है। हम एक भ्रम में जी रहे हैं कि हम चीजों को पकड़ सकते हैं। लेकिन चलिए इस चर्चा को एक और गहरे स्तर पर ले चलते हैं। बिल्कुल। हमने इस खालीपन और तैरने के कंसेप्ट को तो समझ लिया, पर मैं ये सोच रही थी कि अगर एटम के अंदर इतनी सारी जगह खाली है और जो कुछ भी हमें रोक रहा है वो सिर्फ एक फोर्स है, तो क्या वो खाली जगह वाकई में पूरी तरह से खाली है? मतलब जिसे हम कुछ नहीं कहते हैं? हाँ, क्या विज्ञान उसे भी कुछ मानता है? यहीं से तो क्वांटम भौतिकी का असली रोमांच शुरू होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो विज्ञान, खासकर क्वांटम वैक्यूम का सिद्धांत हमें बताता है कि जिसे हम खाली जगह कहते हैं वो बिल्कुल भी खाली नहीं होती। अच्छा, तो शून्य का मतलब कुछ नहीं होना, ये बस एक गलतफहमी है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वास्तविकता में उस खाली जगह में अदृश्य क्वांटम फील्ड्स मौजूद होते हैं। क्वांटम फील्ड्स? ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। क्या हम इसे किसी ऐसी चीज से जोड़ सकते हैं जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जा सकता हो? इससे एक शांत समुद्र की तरफ विजुलाइज किया जा सकता है। शांत समुद्र? हाँ, कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड, मतलब आपके बेडरूम से लेकर सुदूर आकाशगंगाओं तक, एक बहुत ही शांत और विशाल समुद्र से भरा हुआ है। ठीक है। ये समुद्र ही वो फील्ड है। ये हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि उस जगह भी जिसे हम एटम के अंदर का खाली स्टेडियम कह रहे थे। मतलब वो खाली जगह भी इस अदृश्य समुद्र के पानी से भरी हुई है। बिल्कुल। ठीक है, तो ब्रह्मांड एक बहुत बड़े शांत समुद्र में डूबा हुआ है और ये समुद्र हर जगह है। अब सोचिए कि जब उस एकदम शांत समुद्र में कोई बाहर से एक पत्थर फेंकता है या उसमें कोई ऊर्जा प्रवेश करती है तो क्या होता है? पानी की सतह पर हलचल होती है, लहरें उठती हैं
और वो लहरें सतह पर फैलने लगती हैं। क्वांटम दुनिया में ना ये जो लहरें हैं यही वो पार्टिकल्स या कण हैं जिन्हें हम अपनी दुनिया में देखते हैं। अच्छा। जब इलेक्ट्रॉन फील्ड, जो कि उस शांत ब्रह्मांडीय समुद्र का ही एक हिस्सा है, उसमें किसी तरह की हलचल या वाइब्रेशन होती है तो एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। और इसी तरह जब क्वार्क फील्ड में वाइब्रेशन होती हैं तो क्वार्क्स बनते हैं। एकदम से। और ये क्वार्क्स ही आपस में जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो अंततः एटम का वो छोटा सा चने का दाना या न्यूक्लियस बनाते हैं। जी बिल्कुल। ये को एक पूरी तरह से नया नजरिया है। तो जिसे हमें कण मान रहे थे, एक छोटी सी गेंद मान रहे थे, वो असल में कोई चीज है ही नहीं। वो सिर्फ इस ब्रह्मांडीय समुद्र की एक लहर है, एक घटना है। क्या बात है। यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खूबसूरती है ना जी। जिसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं, वो असल में इन्हीं अदृश्य फील्ड्स की लगातार हो रही हलचल और उनकी ऊर्जा का ही नतीजा है। जी, हमारे स्रोत भी इस बात पर जोर देते हैं कि खाली जगह असल में ऊर्जा का एक बहुत ही व्यस्त और जीवंत मंच है, जहां लगातार वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते हैं और पल भर में फिर से उसी समुद्र में विलीन हो जाते हैं। हाँ, एक उबलते हुए सूप की तरह। तो जिसे हम ठोस दुनिया समझते हैं वो खाली जगह, बहुत सारी ऊर्जा और इन लहरों के जटिल गणित का एक मेल है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ एटम या इन लहरों तक नहीं रुकने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि आधुनिक भौतिकी का सफर यहीं खत्म नहीं होता। जी। अगर हम साधारण एटॉमिक थ्योरी से आगे बढ़े और इन क्वांटम फील्ड की लहरों को, इन इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स को एक बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से और ज्यादा जूम करके देखें तो क्या दिखेगा? मतलब अगर हम वास्तविकता की सबसे निचली परत तक चले जाएं तो क्या हमें अंततः कोई एक ठोस बिंदु दिखाई देगा? अगर हम इतनी गहराई में जाने में सक्षम हो जाए ना, तो हमें कोई पॉइंट या बिंदु नहीं दिखेगा। तो फिर क्या दिखेगा? यहीं पर आधुनिक भौतिकी के सबसे खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण थ्योरीज में से एक सामने आती है, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के सबसे छोटे स्तर पर कोई गोल गेंद या कण नहीं है, बल्कि हमें जो दिखेगा वो ऊर्जा का एक बहुत ही बारीक, लगातार कांपता हुआ तार या स्ट्रिंग होगा। एक कांपता हुआ तार, जैसे गिटार या सितार का तार होता है। गिटार के तार का उदाहरण से समझने के लिए सबसे सटीक है। कैसे? सोचिए, एक गिटार में सिर्फ कुछ ही तार होते हैं, लेकिन जब कोई म्यूजिशियन उस तार को अलग अलग तरीके से छेड़ता है तो उसमें से अलग अलग सुर या म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं। हाँ, अगर गिटार के तार को बहुत कस कर पकड़ा जाए और छेड़ा जाए तो एक बहुत तीखी और तेज आवाज आती है। बिल्कुल। और अगर उसे ढीला छोड़ दिया जाए तो एक गहरी और भारी आवाज आती है। तार एक ही है, लेकिन वाइब्रेशन के तरीके से उसकी पहचान बदल जाती है। स्ट्रिंग थ्योरी ठीक इसी सिद्धांत पर काम करती है। ये मानती है कि ब्रह्मांड के मूल में बस यही ऊर्जा के बारीक तार हैं। अच्छा। जब ये तार एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो उनका वो शोर एक इलेक्ट्रॉन का रूप ले लेता है। अरे वाह! और जब वही तार किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो वो एक क्वार्क बन जाते हैं। एकदम सही। सारे पार्टिकल्स सिर्फ इन तारों के अलग अलग कंपन के तरीके हैं। दरवाजा हो या रात के आसमान में चमकते हुए करोड़ों तारे हों, सब कुछ, वो सब असल में अलग अलग चीजों से नहीं बने हैं। वे सब एक ही चीज से बने हैं, ऊर्जा के इन बारीक तारों से। सही कहा। और जिसे हम अलग अलग चीजें मान रहे हैं वो सिर्फ इन तारों का अलग अलग संगीत है। एक तरह से देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड क्वांटम एनर्जी का एक बहुत बड़ा डांस है, एक कॉस्मिक सिम्फनी है। क्या बात है। हमारी धरती और ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक बहुत बड़े संगीत समारोह का हिस्सा है। मतलब मूल रूप से सब कुछ एक ही ऊर्जा है, बस उनके वाइब्रेट होने का तरीका अलग अलग है। जी। ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी घंटों तक सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। हमने बहुत सी गहरी और अमूर्त बातें कर ली हैं। हम खाली हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर तैर रहे हैं और हम सब ऊर्जा के तारों का संगीत है। जी। लेकिन इस खालीपन के कॉन्सेप्ट की असल ताकत को दिमाग में पूरी तरह से बैठाने के लिए हमारे स्रोत में एक ऐसा उदाहरण दिया गया है जिसे विजुअलाइज करना एक ही समय में मजेदार भी है और थोड़ा खौफनाक भी। हाँ, आप उस सेब वाले उदाहरण की बात करिए ना, जिसके बारे में भौतिक विज्ञानी अक्सर बात करते हैं। बिल्कुल वही। तो इसे ऐसे समझते हैं, अगर हम दुनिया के सभी 8 अरब लोगों को एक साथ ले आएं, पूरी इंसान जाति, ठीक है, और हम किसी तरह उनके शरीर के सभी एटम्स के बीच का वो सारा खालीपन, वो पूरा का पूरा खाली फुटबॉल स्टेडियम निकाल दें,
हम किसी तरह उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को पछाड़ दे जो इलेक्ट्रॉन्स को दूर रखता है और सिर्फ उन ठोस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ कसकर दबा दे, तो क्या होगा? ये कल्पना से भी परे लगता है, लेकिन पूरी दुनिया की आबादी, सारे 8 अरब लोग सिकुड़कर सिर्फ एक सेब के आकार में फिट हो जाएंगे। अरे बाप रे, 8 अरब लोग सिर्फ एक सेब में? जी, गणित के हिसाब से ये एक क्रूर सच्चाई है। पूरी मानव जाति का जो ठोस हिस्सा है वो एक छोटे से सेब में समा सकता है। ये तो बहुत ही अजीब है। और ऐसा असल में ब्रह्मांड में होता भी है। जब बड़े तारे मरते हैं और कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, अच्छा, वहां क्या होता है? वहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कुचल देता है और सारा खालीपन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम इंसानों को ऐसे कुचलकर एक सेब बना दें, तो उस सेब का वजन कितना होगा? यहीं पर इसका सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। आकार भले ही एक सेब जितना हो जाए, लेकिन उसका वजन कम नहीं होगा। मतलब उस एक छोटे से सेब का वजन 8 अरब इंसानों के कुल वजन के बराबर ही होगा? एकदम सही, यानी लाखों करोड़ों टन। बाप रे। वो सेब इतना भारी और सघन होगा कि अगर उसे जमीन पर रख दिया जाए तो वो अपने ही भारीपन की वजह से धरती का सीना चीरता हुआ सीधे धरती के केंद्र में धंस जाएगा। 8 अरब लोगों का वजन सिर्फ एक सेब में, और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी जगह घेरते हैं। ये सुनकर तो सच में इंसान का अहंकार ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हाँ, अगर हम इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों को एक साथ रखकर देखें, तो ये हमें बताता है कि हमारी वास्तविकता पूरी तरह से हमारे नजरिए और हमारी जीव वैज्ञानिक इंद्रियों पर निर्भर करती है। हमारी आंखें और हमारे हाथ हमें बताते हैं कि दुनिया ठोस चीजों से बनी है ताकि हम इस दुनिया में जीवित रह सकें। लेकिन जब हम विज्ञान के चश्मे से वास्तविकता की गहराई में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि भौतिक रूप से हम कुछ नहीं, बस ऊर्जा और खाली जगह का एक बहुत ही जटिल रूप है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चर्चा सच में वास्तविकता को देखने का नजरिया बदल देती है। तो चलिए, हमने आज जो कुछ भी समझा उसे एक बार समेटते हैं। जी बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी एक साधारण बेडरूम की ठोस कुर्सी से, और ये जाना कि कैसे हर एटम असल में एक खाली फुटबॉल स्टेडियम की तरह होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के उस अदृश्य कुशन को समझा, जिसके कारण हम कभी किसी चीज को सच में नहीं छूते, बल्कि हवा में तैरते रहते हैं। फिर हमने उस खाली जगह की गहराई में गोता लगाया। हमने देखा कि जिसे हम शून्य समझते हैं वो असल में क्वांटम फील्ड्स का एक शांत समुद्र है। जी, जहां ऊर्जा की हलचल से पार्टिकल्स लहरों की तरह उठते हैं। और अंततः हम स्ट्रिंग थ्योरी तक गए, जहां हमने गिटार के तारों की तरह ब्रह्मांड को वाइब्रेट होते हुए देखा, जो हमें ये बताता है कि हमारा पूरा अस्तित्व सिर्फ ऊर्जा का एक जटिल संगीत है। हाँ, और उस अत्यधिक भारी सेब को भी नहीं भूल सकते जिसमें 8 अरब लोगों का ठोस अस्तित्व समाया हुआ है। ये एक ऐसा सफर था जो रोजमर्रा की जिंदगी और साधारण चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार जो इस पूरी वैज्ञानिक चर्चा को एक बहुत ही मानवीय एहसास से जोड़ता है। जी बताइए। चूंकि हमने अभी जाना कि हमारे शरीर के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को हमेशा दूर धकेलते हैं और कोई इंसान तकनीकी रूप से कभी किसी चीज को या किसी दूसरे इंसान को सच में नहीं छूता। हाँ, तो जरा सोचिए, जब कोई इंसान अपने किसी बहुत करीबी को गले लगाता है या किसी प्यार करने वाले का हाथ पकड़ता है, तो वो गर्मी और वो सुकून का एहसास असल में क्या है? क्या मानवीय जुड़ाव और प्यार का वो खूबसूरत एहसास भी सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और क्वांटम लहरों द्वारा रचित एक परफेक्ट इल्यूजन है? या फिर इस ब्रह्मांडीय संगीत में कोई ऐसी धुन भी है जिसे विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया है? इस पर विचार कीजिएगा।